नमस्कार। आज का विषय है हरिशंकर परसाई की रचना धर्मिता और व्यंग बोध। हरिशंकर परसाई एक ऐसे रचनाकार हैं, व्यंग उनकी पहचान है, व्यंग उनकी शक्ति है, व्यंग उनका शिल्प है और व्यंग उनका सौंदर्य है। व्यंग के माध्यम से वे न केवल एक गहरा वैचारिक विमर्श खड़ा करते हैं, बल्कि समाज, संस्कृति, सभ्यता के तमाम जीवंत और मृत प्रश्नों पर गंभीर बौद्धिक चेतना निर्मित करते हैं। परसाई जी की रचना धर्मिता का जहाँ तक सवाल है, परसाई जी ने निबंध लिखे, तमाम वैचारिक लेख लिखे और कहानियाँ लिखी। दरअसल परसाई जी के यहाँ विधा का कोई वैसा विभाजन दिखता नहीं है, क्योंकि परसाई जी चाहे जिस विधा में लिख रहे होते हैं, उनका रचनाकार व्यक्तित्व चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहता हो, उनका मुख्य उद्देश्य होता था कि समय समाज की विकृतियों पर प्रहार, विसंगतियों एवं विडंबनाओं का उद्घाटन और मनुष्य का शोषण करने वाली प्रवृत्तियों की शिनाख्त। इन सब मुद्दों पर, इन सब प्रश्नों पर लिखते हुए परसाई जी सदैव सक्रिय रहे और विचार और रचना को निरंतर करीब लाने का काम किया। उनकी रचना धर्मिता में व्यंग का जहाँ तक प्रश्न है, उस प्रश्न पर विचार करने से पहले परसाई जी की रचना दृष्टि को देखना जरूरी होगा। परसाई जी एक ऐसे रचनाकार हैं जो सामाजिक कर्म को ही रचना मानते हैं, अर्थात रचना और सामाजिक कर्म के बीच में कोई द्वैत, कोई भेद उनके यहाँ नहीं है। रचना एक सामाजिक कर्म है और सामाजिक कर्म रचना है। उन्होंने लिखा है कि राजनीति मनुष्य की नियति तय कर रही है। बुद्धिजीवी जो यह कहते हैं कि हमें राजनीति से क्या मतलब, वे वास्तव में बड़ी गंदी देशद्रोही राजनीति में फंसे हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम किसी पार्टी के सदस्य हो जाएं, पर मैं यह जरूर चाहूँगा कि इतनी समझ हो और निष्ठा भी हो कि यह राजनीति समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जा रही है और यह राजनीति प्रतिगामी और यथास्थितिवादी है। स्पष्ट है कि परसाई जी राजनीति और साहित्य के सवाल को अलग अलग सवाल नहीं मानते, बल्कि साहित्य का काम संस्कार का निर्माण, चेतना का निर्माण, एक बौद्धिक विवेक का निर्माण मानते रहे हैं अपने वैचारिक लेखों में। इसीलिए वे कहते भी हैं एक जगह कि यह एक प्रकार का बौद्धिक कर्म ही है जो सामाजिक कर्म से अलग नहीं है। बौद्धिक कर्म, सामाजिक कर्म, रचनात्मक कर्म और राजनैतिक दृष्टि, इन सब में अलगाव करना परसाई जी की रचना धर्मिता की कसौटी नहीं है। वे रचना, समाज, संस्कृति, साहित्य सबके बीच में एक सूत्र खोजने का काम कर रहे थे। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि जब नई कहानी आंदोलन का दौर चला, तो उस समय बहुत सारे वैचारिक और बौद्धिक लेख लिखे गए, जिसमें अजनबीपन और अकेलेपन को खास तौर पर रेखांकित किया गया। लेकिन परसाई जी इसके पक्ष में नहीं थे। वे मानते थे कि जो व्यक्ति सामाजिक कर्म में संलग्न है, जो व्यक्ति राजनीति की सच्चाइयों को समझ रहा है, वह अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने लिखा भी है कि
यह एक प्रकार का बौद्धिक स्नॉबरी होती है। अपने को परिवेश से कटा हुआ और अकेला मानने वाला उस आदमी की तरह है जो किसी विशाल इमारत में बंद हो। वह बोलता है तो उसे अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। तब वह घबराता है और उसे भय, आशंका और मौत की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए वे कहते थे कि साहित्य की एक सामाजिक भूमिका है, साहित्य की एक सांस्कृतिक भूमिका है। साहित्य की जो भूमिका है वह सिर्फ कला की भूमिका नहीं है। साहित्य कला होते हुए भी कला के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। कला के साथ वह अपनी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना रखता है साहित्य। इसीलिए अपनी रचनाओं में उन्होंने लिखा भी है कि अपने परिवेश से मैं अपने को पूरी तरह जुड़ा हुआ पाता हूँ, सहयोगी हूँ, दर्शक नहीं। जो व्यक्ति सहयोगी की भूमिका में होगा वह व्यक्ति अपनी रचनाओं में दर्शक नहीं हो सकता। इसीलिए उनकी रचनाओं में एक गहरी संलग्नता दिखाई देती है। उनकी रचनाओं में एक गहरा विवेक है। उनकी रचना दृष्टि में तर्क है, आधुनिकता है, एक तरह की लोकतांत्रिक चेतना है, मनुष्य को समझने और मनुष्य विरोधी शक्तियों की शिनाख्त करने की साहस है। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण उनमें एक तरह का अनुभय सच कहने का साहस है। वे आँखें ने देखी और अनुभय सच के रचनाकार हैं। अब इन दृष्टियों के परिप्रेक्ष्य में व्यंग को देखें, उनके व्यंग बोध के देखें तो मुझे उनका एक कथन याद आता है जिसे उन्होंने कहा था कि व्यंग एक गंभीर चीज़ है, हंसने हंसाने की चीज़ नहीं। व्यंग निष्पक्ष ईमानदारी के बिना पैदा नहीं हो सकता और ईमानदारी अपने युग के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति होनी चाहिए। 3 बातें स्पष्ट हैं। व्यंग एक नैतिक हस्तक्षेप है। व्यंग निष्पक्ष ईमानदारी के बिना पैदा नहीं हो सकता और यह ईमानदारी अपने युग के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति होनी चाहिए। तो ये उनके व्यंग बोध का प्रस्थान बिंदु है। निष्पक्षता, ईमानदारी, जीवन मूल्यों के प्रति लगाव और मनुष्य के प्रति संलग्नता, ये उनका प्रस्थान बिंदु है। और इस प्रस्थान बिंदु पर खड़े होकर परसाई जी पूरी मनुष्यता और मनुष्यता की एक लंबी विकास यात्रा के एक सभ्यता समीक्षक के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी कैफियत दूं तो यह हंसना और हंसाना, विनोद करना अच्छी बातें होते हुए भी मैंने केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा। व्यंग परसाई जी के लिए मनोरंजन का विषय नहीं है, बल्कि एक गहरा सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप है, एक बौद्धिक विमर्श की शुरुआत है। व्यंग एक नैतिक चेतना है। व्यंग मनुष्य को उसकी मनुष्यता के साथ देखने की एक दृष्टि है। धर्म और धर्म के नाम पर किए जाने वाले सारे बाह्य आडंबर का निषेध है। इसलिए मैं देखता हूँ कि वे तमाम कुरीतियों पर चोट करते हैं, आडंबरों को बेनकाब करते हैं और यह सब करते हुए भी कहीं भी वे हंसने हंसाने या उपहास की मुद्रा में नहीं होते हैं। वे सदैव गंभीर हैं और सात्विक हैं, शीलवान हैं और ईमानदार हैं। परसाई जी ने यह भी लिखा है कि उनके लिए व्यंग कोई सीधी चीज़ नहीं है।
वह टेढ़ी चीज़ है। व्यंग सीधे सीधे नहीं किया जाता, उसके लिए कोई न कोई आड़ चाहिए, कोई बहाना चाहिए। परसाई के व्यंग संसार में भी आड़ है। परसाई अपने व्यंग निबंधों में जिन स्थलों पर व्यंग करते हैं वहाँ मैं का मुखौटा लगाकर बोलते हैं। यह उनके व्यंग बोध की बड़ी विशेषता है कि मैं, कबीर भी कहते थे मैं कहता हूँ आँखी न देखी। ठीक उसी कबीर की मुद्रा में परसाई जी कहते हैं कि मैं उनका मुखौटा है और स्वयं प्रथम पुरुष में वह उपस्थित होते हैं अपने व्यंग में। आगे देखें, व्यंग लेखन में कल्पनाशीलता का सहारा वे कम लेते हैं और इसके साथ साथ परसाई का व्यंग अनुभव पर आधारित है। एक व्यापक अनुभव संसार परसाई जी के रचनाओं में दिखाई देता है। तो अनुभव यात्रा है उनका व्यंग साहित्य और उनकी पूरी रचना धर्मिता। इस पूरी रचना धर्मिता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनका व्यंग अधूरा नहीं है। उनका व्यंग एक पूर्ण दृष्टि की ओर संकेत करता है, जहाँ वे अपनी व्यंग दृष्टि से मिथकों को चकनाचूर कर देते हैं, पौराणिक प्रश्नों पर विमर्श करते हैं और मिथक और पौराणिक संदर्भों को समकालीन मनुष्य की चिंता और पीड़ा से जोड़ते हैं। परसाई जी के बारे में लिखते समय बार बार मुझे ऐसा लगता है कि परसाई ने एक तरह का संवाद धर्मी परिप्रेक्ष्य बनाया। संवाद धर्मिता उनके व्यंग की पहचान है। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है भोला राम का जीव। इस कहानी में यह संवाद धर्मिता दिखाई देती है, लोक से परलोक का संवाद, पुराण से समकालीन समय का संवाद। और इस संवाद में जो मनुष्य है, मनुष्य की निर्मम नियति है, मनुष्य का जो शील है, संकोच है, मनुष्य का जो पीड़ा बोध है, वो सब कैसे हमारे सामने अपनी समस्त अच्छाइयों और बुराइयों के साथ घटित होता है, यह हम देखते हैं। उनकी जो कहानी है भोला राम का जीव, उस भोला राम के जीव को पढ़ते समय, हालांकि उनकी जो भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं में अगर हम देखें तो जो पूंजीवादी समय है, जो स्वाधीनता और मुक्ति की चेतना का परिप्रेक्ष्य है, धर्म और सांस्कृतिक क्षरण का समय है, उस समय पर वे अपनी रचनाओं को केंद्रित करते हैं। इसीलिए उनकी रचनाएं हर समय में अपना एक समकालीन अर्थ रखती हैं। अब जैसे ये भोला राम का जीव कहानी जिस समय की कहानी है, उस समय में इसका एक पाठ है और वह पाठ कितना महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद विकसित व्यवस्था में कैसे घुन लगे हुए हैं। आज़ादी के बाद विकसित व्यवस्था कितनी ध्वस्त है, कितनी चरमराई हुई है। शासन तंत्र में भ्रष्टाचार का जो परिप्रेक्ष्य है, मनुष्य के बीच में जो शोषण की स्थितियां हैं, उन स्थितियों पर गहरा व्यंग यह कहानी करती है। सदाचार की ताबीज़ भी, इसके अलावा तमाम उनके निबंध, तमाम उनकी कहानियाँ, उनके तमाम वैचारिक लेख इसी चेतना से संपन्न हैं। अब हम बात करें इस कहानी में
वह संदर्भ मैं ख़ास तौर पर रेखांकित करना चाहता हूँ और परसाई जी के व्यंग बोध के अंदाज से आपको परिचित कराना चाहता हूँ। अंश है कि धर्मराज ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरह कहते हैं चित्रगुप्त से, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। अब धर्मराज का यह कहना तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, क्या उसमें हमारा समय नहीं दिखाई देता? या वह स्थिति देखें कि नारद भोलाराम की खोज में जब निकले हैं तो नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। परसाई जी लिखते हैं नारद भोलाराम का मकान पहचान गए, या यह कहना कि वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे या नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। ये जब छोटे छोटे वाक्य हैं, इन छोटे छोटे वाक्यों में कितनी व्यंजना है। वाक्य बहुत ही अविधापरक है, लेकिन अविधा में व्यंजना की ताकत परसाई की पहचान है। नारद जी पूछते हैं कहीं और कोई लगाव तो नहीं था कि भोलाराम कहीं चले गए? पत्नी बोली लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नारद जी ने कहा नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री। तो यह जो नारद का वक्तव्य है और जो नारद जी का कहना है, यह हमें पुराणों के नायक नारद नहीं लगते, न चित्रगुप्त पुराणों के चित्रगुप्त और पर स्वर्ग के पात्र नहीं लगते, बल्कि हमारे बीच हमारे समय के पात्र लगते हैं। नारद के इतना कहने पर वह स्त्री, भोलाराम की स्त्री, प्रतिरोध करती है, कहती है हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद इस पर कहते हैं हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। तो एक तरफ परसाई जी उस स्त्री के आस्था और विश्वास की रक्षा कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ बड़े सवाल और प्रश्नों पर प्रश्न खड़े कर रहे होते हैं। इन सब स्थितियों के बाद का जो संदर्भ है वह और भी महत्वपूर्ण है। आगे वह स्त्री उनसे आग्रह करती है, कहती है महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए? तो व्यंग कैसे यथार्थ की दुनिया में प्रवेश करता है, निर्मम यथार्थ की दुनिया में। परलोक से चले हुए नारद कैसे लौकिक प्रश्नों से जूझते हैं। यह परसाई की विशिष्टता है कि वे परलोक के समय और यथार्थ और परलोक के संदर्भ का कितना समकालीन प्रयोग करते हैं। इसी तरह से उनकी तमाम कहानियों में यह सौंदर्य दिखाई दे सकता है। परसाई जी की विविध यह और भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यथार्थ की प्रस्तुति के अनेक संदर्भ उन्होंने अपनी रचनाओं में ईजाद किए। भले ही वो कथा का आधार कुछ भी हो, लेकिन उनकी दृष्टि यथार्थ की ओर है और सामाजिक यथार्थ की ओर। अब इसी भोलाराम का जीव कहानी में जैसे यह कहना कि धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, यहाँ साफ है कि धर्मराज की स्थिति ऑफिस के किसी बड़े बाबू की तरह है। सिफारिश और अलाटमेंट जैसे जो शब्द हैं, वो जो दफ्तरी जीवन है, जो लाल फीता शाही है,
जो विसंगति है, जो विडंबना है, उसकी ओर इशारा करती है। अब जैसे चित्रगुप्त का यह एक्शन, दरअसल परसाई जी बहुत सी बात क्रियाओं में करते हैं। घटित होती क्रियाएं कैसे व्यंग का विषय बनती हैं, यह परसाई जी के यहाँ देखा जा सकता है। चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे हैं। इस एक वाक्य को पढ़ते और देखते समय क्या ऐसा नहीं लगता कि वो किसी दिव्य जीवन में नहीं, बल्कि वो हमारे अपने जीवन में उपस्थित है। वो दिव्य जीवन की कथा नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन की कथा कह रहे हैं। पूरा रचना संसार, पूरी उनकी रचना दृष्टि, पूरे उनके व्यंग बोध को हम देखें तो व्यंग उनकी शक्ति, उनका ताकत, उनका सौंदर्य, उनकी शक्ति और उनकी चेतना है। इस व्यंग के कारण परसाई जी का अध्ययन ठीक से नहीं हुआ और लेकिन परसाई जी को पढ़ते समय बार बार ऐसा लगता है कि व्यंग उनकी कोई एक शैली नहीं है, बल्कि व्यंग उनकी एक शक्ति है। ठीक उसी तरह से जैसे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के यहाँ, प्रताप नारायण मिश्र के यहाँ, आगे चलकर देखें तो प्रेमचंद के यहाँ, स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ, उसके अलावा आगे के साहित्य में देखें तो श्रीलाल शुक्ल के यहाँ, तो परसाई जी अपनी रचनाओं में व्यंग के माध्यम से एक नया संसार निर्मित करते हैं और समय समाज की विकृतियों को उद्घाटित करते हैं, सभ्यता के जरूरी प्रश्नों पर विमर्श करते हैं और एक नए तरह की रचनात्मक चेतना की ओर संकेत करते हैं। यह रचनात्मक चेतना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमचंद से होते हुए परसाई जी तक पहुंची है, यह बहुत समृद्ध रूप में परसाई जी को मिली है। और परसाई जी ने अपने रचनात्मक विवेक से, अपनी आधुनिक दृष्टि से, अपनी लोकतांत्रिक चेतना से एवं अपनी संवाद धर्मिता से एवं अपने सामाजिक सांस्कृतिक विवेक से इसे एक नया तेवर देते हैं। यह तेवर उनकी पूरी रचना धर्मिता में व्याप्त है। उनकी सारी रचनाएं इसीलिए बोलती हैं, इशारे करती हैं, संकेत करती हैं और यह सब करते हुए उनकी रचनाएं मनुष्य और मनुष्यता के जरूरी प्रश्नों पर बहस करती हैं। और यह बहस करते समय यह ध्यान देने की चीज़ है कि परसाई जी उपहास नहीं उड़ाते, परसाई जी मनोरंजन नहीं करते, बल्कि हमें एक बौद्धिक उष्मा से भर देते हैं, हमारे भीतर एक बौद्धिक विवेक पैदा करते हैं, हमें संस्कारित करते हैं, जो कि साहित्य का एक बड़ा काम है। साहित्य का काम मनोरंजन नहीं, साहित्य का काम एक सामाजिक सांस्कृतिक विवेक पैदा करना है। साहित्य का काम एक नए तरह के मनुष्य के निर्माण के लिए सभ्यता और संस्कृति के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करने की एक परिस्थिति निर्मित करनी है। साहित्य का काम एक सतर्क और जागरूक और राजनैतिक चेतना संपन्न नागरिक का निर्माण करना है। ये तत्व परसाई जी की रचना धर्मिता और रचनाशीलता की ताकत है। परसाई जी इसीलिए बड़े रचनाकार हैं कि वे बराबर इन तत्वों पर विमर्श करते हैं, इन्हें अपनी रचनाओं का केंद्र बनाते हैं
और इन्हें अपनी रचनाओं का केंद्र बनाते समय परसाई जी ने बार बार हमारी परंपरा का मूल्यांकन किया है। परसाई जी ने बार बार आधुनिक चेतना से संपन्न दृष्टि की खोज के लिए परंपरा, पुराण, इतिहास के जरूरी सवालों पर प्रश्न खड़े किए और इन प्रश्नों के बीच में वे मूक नहीं हैं, वे बराबर बोलते हैं। मैं उनकी शैली है और अपनी इस शैली में हिंदी की पूरी व्यंग परंपरा में और हिंदी की पूरी जो यथार्थवादी सामाजिक चेतना से संपन्न रचना का संसार है, उस रचना संसार में परसाई जी की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण चेतना संपन्न व्यक्ति की है। परसाई जी व्यंग उनकी शक्ति है, मैं कह चुका हूँ, उनका सौंदर्य है और इस सौंदर्य के साथ पूरी मनुष्यता, पूरा मनुष्य लोक, पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति का मूल्यांकन उनका अभीष्ट है। धन्यवाद।